So hello, welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to learn about a beautiful chapter. चैप्टर का नाम है हमारा आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्साइलिएशन. लॉ रिलेटिंग टू कौन बताओ? लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्साइलिएशन. ये बहुत ब्यूटीफुल सा एक चैप्टर है. अब ये जो चैप्टर है ना, ये कौन से एक्ट के बेसिस में ये चैप्टर बनाया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्साइलिएशन. एक्ट 1996, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्साइलिएशन एक्ट 1996. समझे? बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक एक्ट है. अब आपकी जो प्रीवियस वाले सिलेबस था ना, सिलेबस 2017, उसमें ये था आर्बिट्रेशन कॉन्साइलिएशन एक्ट. अब उन्होंने सिर्फ लॉ मेंशन किया है, मतलब यहाँ पे पूरा एक्ट तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. लॉ पढ़ेंगे, जितना रेलेवेंट लॉ रहेगा आपके JIGL के लिए उतना हम लोग सीखेंगे. बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, अच्छे से समझना है, जिंदगी में कोई डाउट नहीं रहेगा आर्बिट्रेशन से रिलेटेड. आज के वीडियो में हम लोग आर्बिट्रेशन का पूरा प्रोसीजर सीखेंगे. आर्बिट्रेशन क्या है, और मैं मीडिएशन कॉन्साइलिएशन शॉर्टकट में आपको समझा भी दूंगा थोड़ा बहुत कि मीडिएशन क्या है एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कॉन्साइलिएशन क्या है. देखो, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में वो सेट आउट कर लो. ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना आर्बिट्रेशन के बारे में, आर्बिट्रेशन के बारे में, इसका मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, आर्बिट्रेशन एक मेथड है. क्या बताओ? मेथड है टू सॉल्व डिस्प्यूट्स. टू सॉल्व क्या बताओ? डिस्प्यूट्स. एग्जाम्पल के तौर पे समझो बहुत अच्छे से. फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, दो बंदे हैं, राम एंड श्याम. इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ. कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट किया, पकड़ लो. क्या किया बताओ? कॉन्ट्रैक्ट किया. जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट है वहां वहां तुमको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगा, वो है डिस्प्यूट. डिस्प्यूट तुमको मिलेगा ही मिलेगा. समझ में आ रहा है? और डिस्प्यूट होने से पहले लोग क्या करते थे पता है? पहले 1996 के पहले लोग क्या करते थे? डिस्प्यूट होने से ही वो लोग फटाफट जाते थे सिविल कोर्ट. सिविल कोर्ट वो लोग दौड़ के जाते थे सिविल कोर्ट. अब सिविल कोर्ट में जाने का 3 बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक चीजें हैं, एलिमेंट्स है जो आपको मैं बताऊंगा. सबसे पहला चीज है, सिविल कोर्ट जो है ना, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर चलता है. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर मेन बात है ये. दूसरा, इट इज वेरी कॉस्टली क्योंकि आपको लॉयर वगैरह अपॉइंट करना होता है. तीसरा जो चीज है, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगता है इसमें. डेट्स के बाद डेट्स, ये आपको देखने को मिलता था सिविल कोर्ट्स में. तो एक प्रकार का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये. इसको सॉल्व करने के लिए, और पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इंडिया में जितने कोर्ट्स हैं ना भाई मेरे, जितने कोर्ट्स हैं, अगले 100 सालों में भी जो पेंडिंग केसेस है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. एज पर द नंबर ऑफ कोर्ट्स इज देयर इन इंडिया. और जो जजमेंट ऑन अ डेली बेसिस जो सॉल्व होते हैं ना, जजमेंट आता है, केसेस सॉल्व होते हैं, उसके बेसिस पे देखा जाए तो जो पेंडिंग केसेस है ना वो अगले 100 सालों में भी कंप्लीट नहीं होगा. इसलिए तो क्या करते हैं, इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो सब डिवाइड हो जाता है. जैसे ट्रिब्यूनल सेट किया जाता है, यहाँ पे तुमको आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट मिल जाता है. ठीक है, आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट तुमको देखने को मिल जाता है. कंसाइलिएशन तो है ही, मीडिएशन तो है ही, फिर है कंसाइलिएशन, फिर है मीडिएशन. ये सब क्यों? ये सब सिर्फ एक कारणवश कि
कोर्ट में जो काम हो रहा है, ठीक है, वो बहुत डिले हो रहा है, तो इसको फटाफट, जो केसेस बहुत सीरियस मैटर नहीं है, क्रिमिनल केसेस नहीं है, वहां पे आप लोग ये सारे मेथड्स अपना सकते हो, आर्बिट्रेशन, कंसाइलिएशन, मीडिएशन, ठीक है, ये सब तुम लोग टेक्निक जो है अपना सकते हो। मीडिएशन पकड़ लो, दो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा है, वो चले गए सिविल कोर्ट, वहां पे तो बहुत टाइम के बाद टाइम, तारीख के बाद तारीख लगता रहेगा, तो मीडिएशन करवा लेते हैं लोग इस चक्कर में मीडिएशन हो जाता है। कॉन्साइलेशन भी उसी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं सब सिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। फिर है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि नॉर्मल जो डे टू डे कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं है, नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन एक प्रकार का बहुत अच्छा तरीका होता है, जिससे तुम अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हो। आर्बिट्रेशन मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि ये एक मेथड है टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। मेथड को समझेंगे अब कि आर्बिट्रेशन एक्चुअली है क्या, ये मेथड है क्या। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना आर्बिट्रेशन के बारे में, किसके बारे में? आर्बिट्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं। आर्बिट्रेशन में होता क्या है समझो, बहुत अच्छे से समझना है। आर्बिट्रेशन में हम लोग दो प्रकार के सिस्टम देखते हैं। एक है वो सिस्टम जिसमें एक अकेला बंदा बैठता है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। दूसरा होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। आर्बिट्रेशन का मेथड दो जन दे सकते हैं। आर्बिट्रेशन जो है वो दो जन करवा सकते हैं, एक है आर्बिट्रेटर, दूसरा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है क्या। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट ये होता है, ट्राइब्यूनल या फिर ट्रिब्यूनल जो भी कह लो, इसमें तुमको समझ में आ रहा है, ट्राइब्यूनल, थ्री। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली तीन आर्बिट्रेटर्स रहते हैं ट्रिब्यूनल में। यहां पे तुम 3 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। मतलब इवन नंबर छोड़ के ऑड नंबर्स बैठ सकते, ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स तुम बैठ सकते। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में भी आर्बिट्रेटर्स ही बैठते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब जो बेसिक है वो 3, या 3 आर्बिट्रेटर जो है ये अपॉइंट आप ही करोगे। जैसे किसी भी केस में पकड़ लो, पार्टी ए है यहाँ पे और यहाँ पे है पार्टी बी। होता ये है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में पार्टी ए को बोला जाता है कि तुम अपनी चॉइस का किसी भी एक इंसान को लेकर आओ जो तुम्हारा आर्बिट्रेटर रहेगा। यह है आर्बिट्रेटर वन, जो कि जो कि हमारे पार्टी ए ने सिलेक्ट किया है, यह आर्बिट्रेटर 1। अब ये जो दूसरा पार्टी है, सेकेंड पार्टी, इन्होंने भी एक आर्बिट्रेटर लेकर आना है, एक इंसान को लेकर आना है, यह है आर्बिट्रेटर 2। अब क्या होगा कि पार्टी बी का फेवरेट इंसान, उसके चॉइस का एक इंसान आया, पार्टी ए का उसका चॉइस का एक इंसान आया। अब ये दोनों इंसान, जो दोनों आर्बिट्रेटर हैं, ये दोनों इंसान, इनको क्या करना है, इनको दोनों को सहमति से किसी एक आर्बिट्रेटर को, तीसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है, दोनों के सहमति से, दोनों आर्बिट्रेटर के सहमति से। ये जो आर्बिट्रेटर है इसको हम लोग प्रिंसिपल आर्बिट्रेटर भी कह सकते हैं, इसको हम लोग प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बंदा बैठता है एज अ प्रिंसिपल आर्बिट्रेटर, जो मेन आर्बिट्रेटर रहता है वहां पे। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है तुम्हारे डिस्प्यूट को सॉल्व करना। इनका काम क्या होता है बताओ? टू सॉल्व डिस्प्यूट। ये जो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं ना, ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के टाइम पे वो लिख के देते हैं कि क्या है, नहीं है, क्या कैसे सॉल्व हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। और उसमें वो लोग एक पेपर में जो लिखते हैं उसको कहा जाता है अवार्ड, AWARD, अवार्ड। ठीक है, अवार्ड जैसे ही आपको मिल जाए तो आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है। अवार्ड में लिखा होता है कि कैसे डिस्प्यूट सॉल्व हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, सब कुछ। समझ में आ रहा है? अवार्ड के बहुत सारे फीचर्स है। क्या है बताओ? फीचर्स है, एक दो बता दो ना सर, यहाँ पे ये बता दो एक दो फीचर्स सर। अवार्ड का फीचर ये होता है कि ये राइटिंग में होना चाहिए। अवार्ड में तुमको डेट मेंशन करना है,
ठीक है, तुमको प्लेस मेंशन करना है, तुमको लैंग्वेज मेंशन करना है, किस लैंग्वेज में क्या हुआ नहीं हुआ। फिर तुमको अवार्ड में और एक चीज़ मेंशन करना है तुमको, जैसे कि फीस ऑफ द आर्बिट्रेटर, कितना फीस लिया आर्बिट्रेटर्स ने, ये डिस्प्यूट सॉल्व होने में कितना फीस उन्होंने चार्ज किया, ये सारे इन्फॉर्मेशन अवार्ड में रहता है। अब तुमको समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत ईजी कंसेप्ट है। इसका हम लोग प्रिंसिपल आर्बिट्रेटर या फिर प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर कह सकते हैं। अब सुनो एक चीज, ये तो हो गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में। अब ये होता है आर्बिट्रेटर, ये एक ही इंसान होता है, एक ही इंसान। आर्बिट्रेटर भी क्या करता है? सॉल्व करता है डिस्प्यूट, सॉल्व डिस्प्यूट। तो सर हमको क्या आर्बिट्रेटर एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दोनों अपॉइंट करना है? आंसर है नहीं। देखो, अगर आप बहुत लॉ का ज्ञानी हो और तुमको पता है आर्बिट्रेशन के बारे में, तुम बहुत स्मार्ट हो, तो तुम कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हो ना, तुम कहीं पर भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में तुम मेंशन कर दोगे। क्या मेंशन करोगे? ये देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, एक पेज एक्स्ट्रा ले लेता हूं मैं फटाफट। ये जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना, ये जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम पहले से एक क्लॉज ऐड कर दोगे, क्लॉज ऐड कर दोगे। उस क्लॉज का नाम ही है आर्बिट्रेशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन क्लॉज। इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों पार्टी है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम ही उन्होंने अग्री किया कि अगर बाई चांस हमारे बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हुआ, किसी प्रकार का डिस्प्यूट हुआ, तो एक इंसान हम लोग अभी से अपॉइंट कर रहे हैं। ये इंसान तुम्हारे भी चॉइस, पार्टी ए का भी चॉइस का होगा, पार्टी बी के भी चॉइस का होगा, ठीक है, दोनों का फेवरेट होगा ये बंदा, ये बनेगा एज अ आर्बिट्रेटर। और फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट हुआ तो ये जो बोलेगा वो होगा, जो ये बोलेगा, जो ये सल्यूशन देगा, जो ये सल्यूशन देगा वो हम लोग मानेंगे। इस प्रकार से एक क्लॉज ऐड किया जाता है, इस प्रकार से एक क्लॉज ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने और तुम्हारे भाई के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तुमने उस एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में तुमने आर्बिट्रेशन क्लॉज में तुम्हारे मम्मी का नाम दे दिया, मम्मी है, तो अगर कुछ भी हुआ मम्मी जो बोलेगी वो सल्यूशन रहेगा। इस प्रकार से तुम कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों के चॉइस का होना चाहिए, ये एक ही इंसान होगा, यहाँ पे दो पार्टी नहीं है, ये दोनों के चॉइस का होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा अग्रीमेंट, ये तुम्हारा जो क्लॉज है आर्बिट्रेशन क्लॉज, ये तुम इंसर्ट कर सकते हो। और एक चीज है, बाई चांस तुमको कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम में ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट तुमको पता ही नहीं था कि इस प्रकार से कोई भी क्लॉज होता है, ऐसे हम लोग ऐड कर सकते, तुम्हारा डिस्प्यूट हो गया, अब तुमको पता लगा कहीं से कि भैया आर्बिट्रेशन करके भी कुछ चीज होता है, तो तुम्हारा डिस्प्यूट अराइज हुआ, जैसे ही तुम्हारा डिस्प्यूट अराइज हुआ तभी, ठीक है, तुम आर्बिट्रेशन का एक अलग से अग्रीमेंट कर सकते हो पोस्ट योर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट के बाद भी तुम लोग एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रकार का एग्रीमेंट कर सकते हो, एक प्रकार का अग्रीमेंट कर सकते हो। इस अग्रीमेंट में भी तुम किसी एक इंडिविजुअल को चूज कर सकते हो, दोनों पार्टी मिलके, जो बनता है आर्बिट्रेटर। तो या तो तुम आर्बिट्रेशन क्लॉज इंसर्ट कर लो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, डिस्प्यूट होने के बाद तुम अपना आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, फिर से एक अग्रीमेंट बना लो। तुमने अगर अग्रीमेंट बना लिया तो उस अग्रीमेंट में कोई एक इंसान को तुम चूज करोगे, दोनों पार्टी मिलके चूज करेगा, जो बनेगा तुम्हारा आर्बिट्रेटर। इस प्रकार से तुम्हारा एक इंसान जो है वो एज अ आर्बिट्रेटर बनता है, और दो मेथड से ये आर्बिट्रेटर बनेगा। एक है तुमने आर्बिट्रेशन क्लॉज तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में जो है इंक्लूड किया है, या फिर तुमने क्या बताओ अग्रीमेंट जो है वो तुमने किया है आफ्टर योर डिस्प्यूट, पोस्ट योर डिस्प्यूट, ठीक है। या तो क्लॉज इंसर्ट कर लो या तो अग्रीमेंट कर लो, दोनों मेथड में से आप लोग एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हो, एक ही बंदे को अपॉइंट कर सकते हो जो सॉल्व करेगा तुम्हारा डिस्प्यूट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा तो कोई बंदा है ही नहीं जो हम दोनों राजी हो, तब आप बनाओगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तब आप एक बंदे को लाओगे, पार्टी ए एक बंदे को लाएगा, पार्टी बी दूसरे बंदे को लाएगा, दोनों मिलके एक बंदे को लाएंगे,
ठीक है, तब जाके होगा तुम्हारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। पकड़ लो तुम लोग बहुत ज़्यादा वाहियात हो, तुमको ना तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना आ रहा है, तुम आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो, तुमसे ना आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहा है, ना ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बन रहा है। तो क्या करें सर? फेल्ड हो चुके आप। क्या हो चुके? फेल्ड। तो क्या करें सर? इसको समझो, बहुत अच्छे से समझना। देखो, अगर तुम फेल हो गए, अगर तुम फेल हो गए, क्या कैसे फेल हो गए बताओ? आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में फेल हुए। ना तो तुमने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, ना तो तुमने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, ना ही तुम लोगों ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया। तुमने ना आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, ना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया। तो तुम जिस जिस इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे, ये हाल फिलहाल ही में हुआ है, ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है, अगर तुम फेल हो गए तो तुम दोनों पार्टी या फिर 2 और मोर पार्टीज, जितनी भी पार्टीज है, तुम लोग जाओगे एक इंस्टीट्यूशन के पास जिसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। क्या बताओ? आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। अब ये जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है ना, ये तुमको मदद करेगा, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगा ये आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ये जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है ना, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको गवर्न कौन करता है? इसको गवर्न करता है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ACI, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये गवर्न करता है इसको। समझ में आ रहा है? और इसको ग्रेडेड किया जाता है। देखो, इंडिया में बहुत सारे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है जो आर्बिट्रेशन का जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो सर्विस है ना, ये आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस को भी ग्रेड किया गया है, जैसे कि ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D, उनके अलग अलग कैपेबिलिटीज के हिसाब से इनको ग्रेड किया गया है। और ये ग्रेडिंग जो है, ये भी आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ही देता है। समझ में आ रहा है? ये आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या? ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है बताओ? बॉडी कॉर्पोरेट है। अब ये जो आर्बिट्रेशन, ये मैं लिख देता हूं यहां पे वरना भूल जाओगे। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कौन है बताओ? ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। अब ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये गवर्न करता है तुम्हारे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस को। इंडिया पे जितने भी सारे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्न करता है। अच्छे से समझना, यहाँ पे आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, इसमें बैठता है 2 प्रकार के लोग। एक बंदा बैठता है जिसको हम लोग कहते हैं चेयरमैन, चेयरमैन ऑब्वियसली तुमको पता होगा। दूसरा मेंबर्स। चेयरमैन हमेशा एक ही होता है, तो एक चेयरमैन। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो यहाँ पे बैठते हैं ना, वो है 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, ठीक है। इनके टेन्योर के बारे में भी बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, सो दैट आप लोग भूलोगे नहीं। इनके टेन्योर के बारे में सुन लो। ये जो चेयरमैन है, इसका टेन्योर क्या होगा? जिस दिन से उसने इसको अपॉइंटमेंट मिला, 3 साल काम करेगा, या फिर 70 years of age, 70 years of age, whichever is earlier, whichever is earlier, whichever is earlier। या तो 3 साल के अंदर अंदर, जिस दिन उसको जॉब मिला, 3 साल कंप्लीट हो गया, फिर उसने जॉब छोड़ दिया, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट वहीं तक, टर्मिनेशन वहीं तक होता है, टेन्योर उसका वहीं तक होता है, 3 साल का टेन्योर होता है। या तो 3 साल या तो 70 ईयर्स। इसका मतलब ये है, कोई भी इंसान एज अ चेयरमैन पकड़ लो, 69 में उसने ज्वाइन किया, 69 ऑफ ईयर्स ऑफ एज में ज्वाइन किया, तो वो कितने साल कर सकता है? और एक ही साल कर सकता है, क्योंकि 1 साल में वो 70 हो जाएगा, 3 साल तो होगा नहीं। तो विच एवर इज अर्लियर, अगर वो 1 साल में 70 हो गया तो उसका खत्म हो गया टेन्योर। समझ में आ रहा है? तो 3 साल का टेन्योर रहता है, एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। मेंबर्स का सेम रहता है, लेकिन एज का क्राइटेरिया थोड़ा कम है यहाँ पे। मेंबर्स का भी 3 साल, 3 ईयर, और 67 ईयर्स ऑफ एज, 67 ईयर्स ऑफ एज, ये भी विच एवर इज
विच एवर इज अर्लियर। क्या है समझे? ये भी विच एवर इज अर्लियर। इज इट क्लियर ब्रो? इज इट वेरी मच क्लियर? नो इशू राइट? ओके, इतना तो हो चुका है। अब क्या करें हम? आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाँ, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन इतना सिंपल नहीं है। आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये क्या करता है, तुमको ये हमेशा हेल्प करेगा। हेल्प किस चीज का? हेल्प टू अपॉइंट whom? टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स। टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या ये समझ में आ रहा है? आर्बिट्रेटर। अब सुनो एक चीज, ये जो, अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स। अब पकड़ लो, उन्होंने आर्बिट्रेटर भेजा, तुम फेल हो गए। ना तो तुमसे हो रहा है, ना तुम आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर पा रहे हो अग्रीमेंट से, ना ही तुम आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपॉइंट कर पा रहे हो। तो तुम गए किसके पास बताओ ना? आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के पास गए। उन्होंने हेल्प किया, तुमको एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। तुम या तो अग्री कर सकते हो, उस अपॉइंटमेंट को तुम अग्री कर सकते हो, या फिर तुम उस अपॉइंट को डिसअग्री कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। सर चैलेंज क्यों करना है? क्योंकि तुमको पसंद नहीं आया वो आर्बिट्रेटर। और सर पसंद क्यों नहीं आया? पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि बाई चांस वो आर्बिट्रेटर सही से काम नहीं कर रहा है तुम्हारे साथ, वो एकदम जो है इंडिपेंडेंट होके काम नहीं कर रहा है, वो करप्ट निकला, तो तुम चैलेंज कर दोगे। अगर तुमने चैलेंज किया ना, तो आर्बिट्रेटर दोबारा सेकंड आर्बिट्रेटर भेजेगा। इस प्रकार से दूसरा आर्बिट्रेटर वो भेजेगा, जब तक कि ना तुम सेटिस्फाई हो जाओ। तो तुम चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज का प्रोसीजर तुमको बताना भी पड़ेगा कि क्यों तुमने चैलेंज किया, है ना? तुमको अगर प्रॉपर उसको रीजन मिला तब जाके वो दूसरा भेजेगा, वरना इसी से काम चलाना होगा तुमको। ठीक है? अगर अग्री कर लिए तुम, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारा आर्बिट्रेशन जो है वो चालू हो जाएगा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू हो जाएगा। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो तो चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहां तक तो बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो एक चीज है वो तुम समझो, ये जब तुम फेल हो जाते हो ना, यहां पर एक कंसेप्ट आता है तुम्हारा डोमेस्टिक मैटर्स एंड इंटरनेशनल मैटर्स। मैं कह सकता हूं यहां पे डोमेस्टिक मैटर्स, ठीक है, एंड इंटरनेशनल मैटर्स, इंटरनेशनल ठीक है। अब डोमेस्टिक मैटर्स में एंड इंटरनेशनल मैटर्स में डिफरेंस क्या होता है, मैं तुमको समझाता हूं। इंटरनेशनल मैटर्स मतलब ये होता है कि इंडिया का नहीं है मैटर, जो है वो अब्रॉड जा चुका है। इसका मतलब ये है कि जो दो पार्टीज है ना, दो पार्टीज में से कम एक पार्टी जो है वो आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया बिलोंग करता है, तो वहां पे इंटरनेशनल मैटर्स आ जाता है। अब होता ये है, प्रोसीजर ये होता है कि जब तुम फेल हो जाते हो ना कोई भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपॉइंट करने में, तब तुम जाते हो किसके पास? तब तुम जाते हो कोर्ट के पास। ठीक है? अगर दो प्रकार के कोर्ट होंगे, एक होगा हाई कोर्ट, दूसरा होगा तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट। ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट तुमको आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन अलॉट करके देगा कि कौन से आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के पास तुम जाओगे। समझे? यही आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन तुमको हेल्प करता है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे तुम फेल हो गए, तुम जा रहे हो कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में कौन से मैटर्स में हाई कोर्ट के पास जाना है, कौन से मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, वो मैं तुमको बताऊंगा अभी। कंसेप्ट, ये ढांचा क्लियर कर लो कि अगर तुम फेल हो गए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में या फिर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपॉइंट करने में, तो तुमको जाना है कोर्ट के पास। जैसे तुम जाओगे कोर्ट के पास, फिर कोर्ट तुमको आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो अलॉट करके देगा, और वही आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन तुमको हेल्प करेगा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में। ठीक है? देखो, जैसे मैंने तुमको यहां पे एक्सप्लेन किया, इंटरनेशनल मैटर्स अगर है, इंटरनेशनल
नेशनल इंटरनेशनल मैटर्स। इंटरनेशनल मैटर्स में बात ये होता है कि कोई भी एक पार्टी जो होता है ना, कोई भी एक पार्टी, दो में से एक पार्टी ये आउट ऑफ इंडिया बिलोंग करता है, आउट ऑफ इंडिया, तो उस मैटर में सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन तुमको अलॉट करके देगा कि कौन से आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के पास तुमको जाना है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? तो यही है बेसिक चीज। और इसके अलावा इंटरनेशनल मैटर्स के अलावा जितने भी अदर लोकल मैटर्स है सब में तुमको हाई कोर्ट जाना है। ऑल अदर मैटर्स, ऑल अदर मैटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, इस चीज को क्लियर कर लो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है इसको चलाता है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। चलाता मतलब गवर्न करता है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रकार का कॉरपोरेशन है, बॉडी कॉरपोरेट है। बॉडी कॉरपोरेट है मतलब क्या होता है कि इसमें फीचर्स है बॉडी कॉरपोरेट्स के, ये सेपरेट आइडेंटिटी है, उसका खुद का सील है, ये तुम इसको सू कर सकते हो, ये तुमको सू कर सकता है, ठीक है। एकदम एक लीगल इंसान के जैसा है, लीगल पर्सन के जैसा। समझ में आ रहा है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, समझ में आ रहा है? अब देखो, ये जो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसमें चेयरमैन कौन कौन बैठेंगे तो तुमको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये ग्रेड करता है इस आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस को, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ठीक है। इनके कुछ पैरामीटर्स पे इनको ग्रेड किया जाता है, ठीक है। अब जो ये आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन में इंडिया में ऑलरेडी है बहुत सारे। अब जैसे तुम फेल हो गए ना, तुम जाओगे कोर्ट में, कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन से आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के पास तुमको जाना है फॉर हेल्प। फिर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन तुमको हेल्प करता है टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। क्या ये क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है? क्या ये क्लियर है? क्या ये बहुत ज्यादा क्लियर है? ये रहा तुम्हारा पूरा आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट, इसमें और कुछ नहीं है। आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट यही है, ठीक है। आर्बिट्रेशन का पूरा जो कंसेप्ट है ना भाई मेरे, वो यही है। आर्बिट्रेशन का मतलब यही होता है मेथड, इट इज अ मेथड टू सॉल्व डिस्प्यूट। और ये कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो है आपको आर्बिट्रेशन का क्लॉज तुम इंसर्ट कर सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान तुमने इंक्लूड नहीं किया तो डिस्प्यूट के बाद भी तुम कर सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि सिविल कोड बहुत टाइम खर्चा एंड एफर्ट्स लगता है उसमें, इसलिए हम लोग इन जो छोटे मोटे चीज़ें हैं उनको आर्बिट्रेशन से सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? वो आर्बिट्रेशन के मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। आर्बिट्रेशन में दो प्रकार के आर्बिट्रेशन हो सकता है, एक है आर्बिट्रेटर बनता है जो बंदा, दूसरा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में हमेशा ऑड नंबर बैठेंगे, दो बंदा आएगा, दो पार्टी दो बंदे को लाएंगे, और ये दो बंदे जो है एक बंदे को लाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिसीडिंग आर्बिट्रेटर या फिर प्रिंसिपल आर्बिट्रेटर, ठीक है। और आर्बिट्रेटर जो एक आर्बिट्रेटर है वो तो अग्रीमेंट के दौरान या फिर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही तुमने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज इंक्लूड कर लिया, किसी एक बंदे को तुमने चूज कर लिया, पकड़ लो तुम्हारे मम्मी को या फिर किसी और को, जो दोनों पार्टी सहमत है एज कि हाँ ये बंदा जो है एज एन आर्बिट्रेटर बन सकता है, दोनों पार्टी सहमत है। क्या ये समझ में आ चुका है? ओके, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पूरा कंप्लीट हो चुका है आर्बिट्रेशन का। आई होप कि आर्बिट्रेशन का तुमको पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ना कॉन्साइलिएशन का छोटा सा मैं तुमको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दूंगा कॉन्साइलिएशन, फिर हम लोग जो बाकी पढ़ने वाले हैं ना वो सारा इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ेंगे, मार्किंग करके मैं तुमको दिखा दूंगा, वहीं से कर लेना है तुमको, और कुछ नहीं करना है। कॉन्साइलिएशन नॉर्मली जो डेफिनेशन होता है कॉन्साइलिएशन का इन द रियल वर्ल्ड, वो ये होता है, कॉन्साइलिएशन नॉर्मली फैमिली मेंबर्स के बीच में होता है, वेरी नोन पीपल। और ये जो कॉन्साइलिएटर होता है ना, वो फैमिली में कोई बुजुर्ग लोग बंदा जो है वो बनता है, जो सीनियर होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। और इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्साइलिएशन पता है कब हुआ था? अंबानीज के बीच में, जब अनिल अंबानी एंड फिर तुम्हारा मुकेश अंबानी ने फाइट किया था फॉर प्रॉपर्टी, तो उनके मम्मी ने आकर कॉन्साइलिएशन किया दोनों के बीच में, ठीक है। वो एज अ कॉन्साइलिएटर बनी और उन्होंने मुकेश अंबानी को कुछ प्रॉपर्टीज दे दिए, कुछ बिजनेसेस दे दिए, अनिल अंबानी को कुछ बिजनेसेस दे दिए। क्या ये समझ में आ रहा है? ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्साइलिएशन था, तो इंडिया का नहीं कह सकते, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्साइलिएशन था।
तो ये रहेगा कॉन्साइलिएशन। मीडिएशन भी उसी प्रकार से है, वो हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ डीप कंसेप्ट नहीं है। ओके, फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन वगैरह ये हो चुका है, ठीक है। देखो 3 प्रकार के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं। पहला है आर्बिट्रेशन कंसाइलिएशन 1996, फिर है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रूल्स, ये हम लोग सीखेंगे आगे जाके, टेंशन ना लो। फिर है लास्ट में मीडिएशन एक्ट 2023, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। वैसे तो आर्बिट्रेशन का मतलब तुमको समझ में आ चुका है कि आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है, आर्बिट्रेशन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक है इंडिविजुअल, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। जो हम लोग पिरामिड सिस्टम बना के आर्बिट्रेशन करते हैं, देखो पिरामिड मतलब ये 3 लोग बैठते, एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, ठीक है, और या फिर इंडिविजुअल एक ही बंदा आके आर्बिट्रेशन करके देते हैं, ठीक है। ये अपने को पता है कि आर्बिट्रेशन इस प्रकार से होता है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन देखेंगे। ये जो 2 प्रकार के आर्बिट्रेशन है वो तो है ही, इसके अलावा और हम लोग कुछ आर्बिट्रेशन तरीके के आर्बिट्रेशन जो है वो समझेंगे। नॉर्मली आर्बिट्रेशन जो है वो आर्बिट्रेशन होता है। आर्बिट्रेशन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। ये तुमको पता है, ऐसा नहीं कि तुमको नहीं पता, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है वहां पे। और पहला है एडहॉक आर्बिट्रेशन। अब जो तुमको समझना है, तुमको क्या समझना है कि ये जो एडहॉक आर्बिट्रेशन है ये क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है एडहॉक, ये सबसे पहले अपने को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है फॉर दिस पर्पस। क्या बताओ? फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस। क्या मतलब है बता दो फटाफट। फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस ये एक प्रकार का फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? ये जो फ्रेज है ना, ये तब यूज किया जाता है जब अपने को कोई स्पेसिफिक कार्य, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ करना होता है, तब इसको हम लोग यूज करते हैं। लिख दो यहाँ पे फॉर दिस पर्पस एडहॉक के सामने अगल बगल पे लिख दो, दिस इज अ फ्रेज फॉर दिस पर्पस। एडहॉक इज अ फ्रेज, इज अ फ्रेज, फ्रेज लिखा, यूज टू क्या बताओ? यूज टू इंडिकेट, यूज टू इंडिकेट क्या? यूज टू इंडिकेट समथिंग डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, समथिंग डन मतलब इस कारणवश हमने ये कार्य किया, इस कारणवश हमने ये कार्य किया, इस कारणवश हमने ये काम किया। तो ये जो है ना, किसी कारणवश हम लोग कुछ चीजें जो करते हैं उसके लिए हम लोग ये फ्रेज यूज करते हैं, एडहॉक आर्बिट्रेशन। इस कार्य के लिए हम लोगों ने इस प्रकार का आर्बिट्रेशन किया। इज अ फ्रेज यूज टू इंडिकेट समथिंग डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात अभी तक के लिए तो है नहीं। फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। अब एडहॉक आर्बिट्रेशन का मतलब मैं तुमको समझाता हूं, बहुत सिंपल चीज है। एडहॉक आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो कुछ भी है जिसके हिसाब से आर्बिट्रेशन हम लोग करते हैं, मतलब नियम वगैरह फॉलो करके, यहाँ पे वो नहीं होता। ये पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। देखो एक बार रीड करेंगे फिर तुमको समझ में आएगा। दिस इज अ टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन, दिस इज अ बताओ ना, दिस इज अ टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, that is not handled by a formal organization, that is not handled by a formal organization। जैसे अपने पास होता नहीं आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल नहीं करते इस चीज को, ठीक है, बाय अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा। देखो, rather the number of arbitrators, mode of selection and how the arbitration will be conducted, तीन पॉइंट है। पहला है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, दूसरा है मोड ऑफ सिलेक्शन कि किस प्रकार से उस आर्बिट्रेटर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तीसरा है
हाउ द आर्बिट्रेशन विल बी कंडक्टेड, ठीक है, ये तीनों चीज डिसाइड करेंगे पार्टीज इंडिविजुअल अपने आप ही, मे बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज, ठीक है। द प्रोसीजरल एस्पेक्ट, देखो ना, देखो इसमें अच्छे से, द प्रोसीजरल एस्पेक्ट शुड ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज, मतलब प्रोसीजर भी, ये चौथा पॉइंट तुम लिख सकते हो, 1 2 3 हो गया, ये चौथा पॉइंट, ठीक है। मतलब जो प्रोसीजर रहेगा ना कि किस प्रकार से आर्बिट्रेशन को हम लोग करेंगे, वो एस्पेक्ट भी हमारा जो है पार्टीज डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें जो है पार्टीज डिसाइड कर रहा है, पार्टी डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से आर्बिट्रेशन होगा नहीं होगा, उसको कहा जाता है एड हॉक आर्बिट्रेशन, उसको कहा जाता है एड हॉक आर्बिट्रेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, भैया आंख बंद करके तुमको आना चाहिए डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन आंख बंद करके आना चाहिए। मतलब सिंपल चीज ये है कि डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू इंडियन लॉ, डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू इंडियन लॉ and the cause of action is entirely based in India। मतलब ये जो डिस्प्यूट वगैरह है वो इंडियन लॉ के अंदर आता है, क्योंकि इसका जो डिस्प्यूट है वो एंटायरली इंडिया के अंदर ही है, इसमें कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ गया, फॉरेन का कोई एक पार्टी फॉरेन का है, तो वो बन जाएगा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। क्या बन जाएगा? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। क्या बन जाएगा? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में क्या होता है पता है? जहां पे एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टी, दोनों में से कोई भी एक पार्टी जो है वो उसका नेशनलिटी या फिर उसका रेसिडेंस जो है वो कोई भी कंट्री होगा अदर देन इंडिया, मतलब इंडिया का तो नहीं होगा। कोई बॉडी कॉर्पोरेट अगर है तो उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है किसी भी और कंट्री में अदर देन इंडिया, इंडिया के कंट्री में, इंडिया में इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, किसी और कंट्री में इनकॉर्पोरेशन हुआ है। एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो है, क्या है बताओ? एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अगर हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टीज हो सकते हैं, पार्टीज यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, तो पार्टीज तुम्हारा कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, एक जिंदा इंसान भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एक एसोसिएशन हो सकता है, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, जिसका पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है, पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज हो रहा हो इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में एक्सरसाइज हो रहा हो। तो अगर आपका कोई अगर इंडिविजुअल है तो उसका नेशनलिटी एंड रेसिडेंट जो है वो किसी और कंट्री में है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनीज आ जाता है, ठीक है, उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ हो किसी भी कंट्री में अदर देन इंडिया। और या तो अगर आपका एसोसिएशन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो उसका जो पूरा सेंट्रल मैनेजमेंट है ना, पूरा जो सेंट्रल मैनेजमेंट है, जो भी बंदे बैठ के उसको मैनेज करते हैं, वो कंट्रोल पूरा एक्सरसाइज किया जाता है फ्रॉम अ कंट्री अदर देन इंडिया, इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, इंडिया के अलावा कोई दूसरा कंट्री। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। फिर आता है द गवर्नमेंट, लास्ट पॉइंट जो होता है, द गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर फॉरेन कंट्री का गवर्नमेंट है तो मतलब फॉरेन कंट्री है, तो वो तो क्या बन जाएगा बताओ ना? वो तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि फॉरेन वाला है ना, इंडिया का तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या ये 4 पॉइंट तुम याद रख पाओगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है सर। फिर है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, जो कि नॉर्मल है। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, in institutional arbitration the matter is so to be administered by established arbitration institute। जो भी established arbitration institution रहेगा वो गवर्न करेगा पूरे मैटर को, ठीक है, तो वो बन जाता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। जब तुम हेल्प मांगते हो आर्बिट्रेशन, अभी सुप्रीम कोर्ट या फिर तुम हाई कोर्ट में जाके हेल्प मांगते हो कि हमसे तो आर्बिट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आप लोग कोई आर्बिट्रेशन जो है वो देख दो, तो वो कहाँ पे आपको जो है रिकमेंड करता है? आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस के पास, ठीक है, ओके। फिर देखो एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस, मतलब क्या क्या एसेंशियल्स है आर्बिट्रेशन के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्या क्या एसेंशियल्स है फॉर आर्बिट्रेशन। देखो नंबर 1, एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रेशनल प्रोसेस, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब तुम सोचोगे सर ये सीट ऑफ आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? सीट, यहां पे सीट का मतलब होता है जुरिस्डिक्शन। सीट का मतलब होता है यहाँ पे जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो जो लीगल जुरिस्डिक्शन होता है ना,
लीगल जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में बात कर रहा है, तो यहां पे लिख दो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन का मतलब होता है द लीगल जुरिस्डिक्शन गवर्निंग द आर्बिट्रेशन, द लीगल जुरिस्डिक्शन गवर्निंग दी, बताओ, गवर्निंग दी आर्बिट्रेशन। समझाऊंगा सर, दिमाग के ऊपर जा रहा है सर, नहीं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। अब ये जो जुरिस्डिक्शन है इसका मतलब ये होता है, अब अगर मैं तुमको पॉइंट नंबर 2 पर आऊं ना, तब तुमको लगेगा सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ऐसा फील होगा तुमको। देखो मैं तुमको समझाता हूं, बहुत ईजी है। देख, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन। अब तुम सोचोगे सर तो दोनों तो सेम ही है, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन मतलब वही, लीगल जुरिस्डिक्शन मतलब वो जगह, लोकेशन के बारे में बात हो रहा है, यहां पर भी लोकेशन के बारे में बात हो रहा है, तो लोकेशन तो एक ही होगा ना सर, अलग अलग थोड़ी ना होगा। दूसरा है वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन, दोनों अलग है। कैसे अलग है मैं तुमको समझाता हूँ। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आर्बिट्रेशन दिल्ली में होगा या फिर तुम्हारा आर्बिट्रेशन होगा मुंबई में, ठीक है, ये होता है तुम्हारा सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। लीगल जुरिस्डिक्शन किसका रहेगा, कौन से एरिया का रहेगा, द लीगल जुरिस्डिक्शन गवर्निंग द, ये ब्रॉडर टर्म है, समझ में आ रहा है, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। और इंक्लूसिव टर्म होता है वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन। मुंबई में कहाँ, मुंबई में कहाँ, पहले तुम सीट डिसाइड करोगे, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइड करोगे, उसके बाद तुम डिसाइड करोगे वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा। तो वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक बार लिख लो फटाफट, फिजिकल लोकेशन वेयर द आर्बिट्रेशन इज कंडक्टेड, लिख दो, कहीं पे भी लिख लो, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। फिजिकल लोकेशन वेयर द आर्बिट्रेशन इज कंडक्टेड, ये समझ में आ चुका है। फिर है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, ठीक, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, वेन्यू समझ में नहीं आया, वेन्यू मतलब मुंबई में कहाँ, मैं मुंबई से नहीं हूं तो मेरे को लोकल एरियाज के बारे में पता नहीं है। दिल्ली का, कलकत्ता का बता दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोलकाता है तो तुम्हारा शाम बाजार है वेन्यू। उसमें भी मैं तुमको एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूं, समझ में आ रहा है ना, वो है मतलब कौन से हॉल, कौन से बिल्डिंग, कहां पे, वो है वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन। क्या है, समझ में आ रहा है। फिर है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, सिंपल चीज है। अब तुमको पता है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसेस। सबसे पहले तुम्हारा लोकेशन डिसाइड करोगे, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसके बाद वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन, उसके बाद क्या, तुम आर्बिट्रेशन बनाओगे। द पार्टीज में सिलेक्ट द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स, द रूल्स ऑफ सच आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस विल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स। ऑब्वियसली समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल। ये जो तुम्हारे पार्टीज रहेंगे वो क्या करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे ना आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को, जो क्या करेगा, या तो वो एक बंदा सिलेक्ट कर सकता है, या तो वो दो बंदे तो होंगे नहीं, ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर नहीं, 3 बंदे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। और तुमसे ना हो पा रहा है तो तुम कोर्ट चले जाओ, तुम हाई कोर्ट चले जाओ अगर तुम्हारा लोकल मैटर है तो, अगर इंटरनेशनल मैटर है तो तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। वो लोग क्या कर देंगे, तुम्हारा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो है वो रेकमेंड कर देंगे कौन सा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन रहेगा। अब ये जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है इसका प्रोसीडिंग कैसे कंडक्ट होगा, जैसे वो कंडक्ट करता है वैसे ही कंडक्ट होगा, जो नियम है उसके हिसाब से। द पार्टीज में सिलेक्ट द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग, द रूल्स ऑफ सच आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन विल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखो, लॉ तो तुमको पता ही है। द पार्टीज में बाय अग्रीमेंट चूज एनी लॉ, मतलब पार्टीज के ऊपर है। अब देखो, अगर तुम अपने आप ही डिसाइड कर रहे हो कि क्या होगा नहीं होगा, आर्बिट्रेशन किस प्रकार से करेंगे, तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम क्या लॉ बनाओगे, तुम्हारे हिसाब से क्या आर्बिट्रेशन होना चाहिए, है ना, यहाँ पे फ्रीडम है। फिर है लैंग्वेज भी तुम लोग डिसाइड करोगे। अब लैंग्वेज जो है वो क्या होता है, लैंग्वेज के ऊपर मैं तुमको बता देता हूँ। एक बंदा हो सकता है तुम्हारा इंडिया में, जैसे हर एरिया में, हर तुम्हारे स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस है। पकड़ लो महाराष्ट्र का एक है जो मराठी
बात जो है वो बोलता है, उनका लैंग्वेज है मराठी, ठीक है, नंबर 1। दूसरा है तुम्हारा, ये हो गया मराठी। दूसरा है तुम्हारा पकड़ लो बंगाल का, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल का क्या है, बंगाली, ठीक है। अब अगर दोनों को दोनों भाषा आता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना टेंशन क्यों लेना है, एक कॉमन भाषा के ऊपर एग्री करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। ये डिपेंड करता है दोनों पार्टीज के ऊपर, दोनों पार्टी जो भी अग्री करे, म्यूचुअली अग्री करे, उस लैंग्वेज में तुम्हारा आर्बिट्रेशन होगा। द पार्टीज में ऑल्सो अग्री ऑन द लैंग्वेज ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। क्या है, समझ में आ रहा है। दूसरा देखो, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हमेशा बोला गया है यहाँ पे फ्री टू डिटरमाइन, तुम पूरा फ्रीली डिटरमाइन करो, कितना रखना है तुम रखो, प्रोवाइडेड दैट, याद रखना कि इवन नंबर नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी एन इवन नंबर, शैल नॉट बी एन इवन नंबर, इस बात का तुमको ध्यान रखना है, ठीक है, समझे। नेक्स्ट देखो कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है इसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा। कॉस्ट, द कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैव द डिस्क्रिशन टू डिटरमाइन द कॉस्ट। अब तुमको मैं समझाता हूं, अगर तुम कोर्ट गए, कोर्ट के माध्यम से तुम पकड़ लो हाई कोर्ट चले गए, लोकल वाला मैटर है, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन तुमको सजेस्ट करके दिया कि तुम इसके पास चले जाओ, ये तुम्हारा आर्बिट्रल, ये तुम्हारा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इलेक्ट करके देगा, सिलेक्ट करके देगा, इलेक्ट करके देगा, समझ में आ रहा है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ठीक है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। अब इसे खर्चा भी तो है भाई मेरे, तो खर्चा भी तो है, समझ में आ रहा है। द कोर्ट और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, अगर कोर्ट के माध्यम से, अगर कोर्ट हाई कोर्ट ने अपॉइंट करके दे रहा है तो हाई कोर्ट जो है कॉस्ट भी बता देगा कि कितना खर्चा हो जाएगा, इसमें कितना पैसा जो है लगेगा, वो हाई कोर्ट बता देगा, XYZ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर लो तुम लोग अपने आप ही आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बना रहे हो, तुम लोग अपने आप ही आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बना रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, ऑप्शन है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तुम देखो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे कब, जब तुम लोग फेल हो चुके हो, ना तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बना पा रहे हो, ना तो एक सिंगल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर पा रहे हो, कोई कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम जाओगे कोर्ट के पास, कोर्ट हेल्प करेगा तुमको अपॉइंट करके देने के लिए, राइट। ये सिंपल प्रोसीजर था। अब बात यह है कि अगर तुम लोग पकड़ लो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपॉइंट कर लिए, तुम लोगों ने, एक बंदे ने एक बंदा लाया, एक पार्टी ने एक बंदा लाया, दूसरे पार्टी ने दूसरा बंदा लाया, दोनों मिलके एक बंदा लेकर आए जो प्रिंसिपल आर्बिट्रेटर है या फिर प्रिसीडिंग आर्बिट्रेटर है, ये तुम लोग डिसाइड करोगे, ये पूरा ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि तुम्हारा फीस खर्चा कितना लगेगा आर्बिट्रेशन का, समझ में आ रहा है। तो खर्चा जो है ना वो लिख के वो लोग रखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग, विच इंक्लूड्स वेदर कॉस्ट आर पेएबल। अब यहाँ पे लिखा भी होगा कि कोई एक पार्टी कॉस्ट पूरा बियर करेगा या फिर दोनों पार्टी बियर करेंगे, वो भी लिखा होगा, ठीक है। फिर दी अमाउंट ऑफ सच कॉस्ट, कितना कॉस्ट जाएगा, कितना खर्चा जाएगा वो, ठीक है। फिर है व्हेन सच कॉस्ट आर टू बी पेड, कि कब वो खर्चा का पेमेंट होगा, मतलब कब तुम लोग पूरा पेमेंट करोगे उस खर्चा का, समझ में आ रहा है। कॉस्ट मतलब समझ में आ रहा है, खर्चा समझ में आ रहा है, खर्चा मतलब आर्बिट्रेटर को फीस वगैरह नहीं दोगे क्या, हाँ जी, फीस नहीं दोगे तो खर्चा तो आएगा ना। ये आर्बिट्रेटर्स वगैरह अपॉइंट करो, फीस नहीं दोगे ना। तो ये है प्रोसेस का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि टुकड़ों में बांट के, ठीक है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, आई एम नॉट सो गुड एट हिंदी, बट टुकड़ों में बांट के इनको जो है यहाँ पे बताया गया है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। एक पॉइंट वहाँ पे आएगा ना, एक बहुत ब्यूटीफुल एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हम लोग ये जो आर्बिट्रल अवार्ड है, ये जो हम लोग आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करें ना, 1 2 3 या फिर कोई भी एक आर्बिट्रेटर, या फिर तुम्हारा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन ही आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को अपॉइंट करके दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, ये सब लोग, इनका मोटिव क्या है, ये लोग क्या करेंगे, डिसीजन सुनाएंगे, राइट। उस डिसीजन सुनाने को हम लोग कहते हैं अवार्ड देना। अब इस अवार्ड की जो फीचर्स रहेंगे ना, क्या बताओ, गजब के फीचर्स है। उस फीचर्स में तुमको ये सब कुछ मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। वो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। ये डेफिनेशंस है, ये घर में बैठ के रट्टा लगाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, डेफिनेशंस होमवर्क, ठीक है। I don't know if you'll be having any problem in such definitions, very very easy definitions, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
अच्छा, एक टॉपिक में करवा देता हूं, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ये होता क्या है, देखो, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मींस मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मींस an arbitration relating to disputes arising out of legal relationship, whether contractual or not, considered as commercial under the law in for India, and where at least one of the party is an individual who is a national or habitually resident in any country other than India। समझो इसको, टुकड़ों में समझो, ठीक है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई एक आर्बिट्रेशन जो रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप, ऑब्वियसली वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल नॉट, कंसिडर्ड एज कमर्शियल अंडर लॉ इन इंडिया। पहला तो यह है कि वो डिस्प्यूट है। अब ये बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं वो लोग, समझ में आ रहा है, तुम्हारा दिमाग खा रहे हैं लोग, कुछ नहीं है, ये है एक डिस्प्यूट, कमर्शियल डिस्प्यूट है, ऑब्वियसली कमर्शियल डिस्प्यूट है, ठीक है, कमर्शियल डिस्प्यूट है जहां पे कोई एक पार्टी वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टी, जहां पे कोई एक पार्टी, दो पार्टी में से कोई एक पार्टी, an individual who is a national or habitually resident in India, any other country other than India, समझ में आ रहा है, in any country other than India, समझे, वही सेम चीज है। फिर a body corporate, same definition, which is incorporated in any country other than India, an association or body of individual whose central management जो है और कंट्रोल जो है वो कंट्री के बाहर है, exercised in any country other than India। फिर है द गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, क्या ये समझ में आ रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। सिंपल चीज है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है तुमको पता है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जितने भी आर्बिट्रेशन होंगे जहां पे एक पार्टी जो है बाहर का है, वो सारे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे हम लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये सारे डेफिनेशन बच्चों वाला डेफिनेशन। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है, होमवर्क है भाई मेरे, LKG वाले बच्चों वाला होमवर्क मैं दे रहा हूं तुमको, कोई टेंशन नहीं है। फिर देखेंगे हम लोग आगे जाके। अब देखो एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है यहाँ पे, क्या है टॉपिक का नाम बताओ, पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेदर देयर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट और नॉट। ये मैं तुमको समझा दूं पहले, सबसे पहले देखो एक पेज में लाके मैं तुमको समझाता हूँ। एक पेज मैं लेता हूँ, एक पेज ऐड करता हूँ, एक पेज, इसमें समझो तुम, ब्यूटीफुल चीज है। देखो दो पार्टीज है, ठीक है, दो पार्टीज है, दोनों ने कोर्ट के पास गए, नेशनल मैटर है तो हाई कोर्ट, इंटरनेशनल मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बोल रहे कि कोर्ट में हम लोग इसको, ये आर्बिट्रेशन के लिए नहीं गए, वो बोले कोर्ट में केस सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो जो केस है वो सॉल्व होगा, मैटर है, वो लोग सॉल्व करने गए इन कोर्ट, ठीक है। अब कोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स रखते हैं, अपना स्टेटमेंट रखते हैं कि आज तुम्हारा डेट है स्टेटमेंट रखने का। जो फर्स्ट स्टेटमेंट रखने का दिन आया, फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तब क्या हुआ, इनमें से कोई एक पार्टी आके बोला, जज साहब, स्टेटमेंट देने से पहले याद रखना, बोला कि हम लोगों के बीच में एक ऑलरेडी आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट हो रखा है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हो रखा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो जज साहब कह रहे क्या बात कर रहे हो, बोला कि हाँ सर एग्जिस्टिंग है। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है जज साहब को कि जज साहब हमारा कोर्ट में टाइम वेस्ट ना करे, हमारा आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर दे, आप हमको आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर दे, रेफर फॉर आर्बिट्रेशन। अब तुम बोलोगे सर अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था तो दोनों कोर्ट के पास क्यों गए, हो सकता है दोनों में से एक बंदा को नहीं चाहिए था वो
अग्रीमेंट, बोला कि नहीं करेंगे आर्बिट्रेशन, अग्रीमेंट हुआ तो क्या होगा, नहीं करेंगे, कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाओगे तो चलेंगे, नहीं तो ना चलेंगे, ऐसा बोल के इसको फुसला दिया। और ये एंड टाइम में बोल दिया जज साहब को, जज साहब ऑब्वियसली हमारा ऑलरेडी एक आर्बिट्रेशन है, तो हमारा जो ये पूरा यहाँ पे माजरा है, जो केस है, वो आप एक काम करो, आर्बिट्रेशन के माध्यम से सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। समझ में आ रहा है पूरा चीज? नहीं समझे? समझ में आ चुका है, मेरे को पता है। अब तेरे को लिखना होगा भाई मेरे, सर तेरे तेरे क्यों बोल रहे हो, आपको बोलो, ठीक है भाई मेरे, रिस्पेक्ट ले ले। आपको लिखना होगा ये वाला चीज जो मैं तुमको बताऊंगा, फटाफट लिख लो। इफ अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट इनिशिएट्स, ये लिख लो यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में उन लोगों ने लिख रखा है, इसलिए मैंने बहुत ईजी वे में तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे बता दूंगा। ये वाला टॉपिक, ये जो यहाँ पे है ना, इसका एक नोट लिख लो अच्छे से। तुमको सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं लिखवा दूंगा तुमको। लिखो यहाँ पे, बहुत लंबा है इसलिए मैं डिक्टेट करूंगा सिर्फ। इफ अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट इनिशिएट्स लीगल प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट, लिखो इफ अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट, इफ अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट, लिख रहे हो? इफ अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट, लिखो फटाफट। इफ अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट initiates legal proceedings in a court, legal proceedings in a court on a matter that is subject to a valid arbitration agreement, that is subject to a valid arbitration agreement, the judicial authority shall refer, the judicial authority, समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा हूं मैं? देखो फिर से, if a party to an agreement initiates legal proceeding in a court, initiate कर दिया legal proceeding in a court on a matter that is subject to a valid arbitration agreement, जहां पे valid arbitration agreement already है, वो मैटर जिसके रिगार्डिंग उनके पास ऑलरेडी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, कि अगर मैटर हुआ, कोई डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी है उनके पास एक ऑप्शन। द जुडिशरी ऑथोरिटी, जुडिशरी जो कोर्ट है, द जुडिशरी ऑथोरिटी, द जुडिशियल ऑथोरिटी शेल रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन इफ अनदर पार्टी सो रिक्वेस्ट प्रोवाइडेड सच रिक्वेस्ट, सो रिक्वेस्ट मतलब देखो ये पार्टी इसने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को कि भैया ऑलरेडी हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, हमको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर दो। अब प्रोवाइडेड है, यहाँ पे एक वर्ड है प्रोवाइडेड, क्या लिखो? प्रोवाइडेड। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद लिखना है तुमको PROVIDED, प्रोवाइडेड। ये जो रिक्वेस्ट उसने बताया ना, ये पार्टी ए ने जो रिक्वेस्ट किया, ठीक है, कोर्ट को कि भैया हमको आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर दो, तो प्रोवाइडेड लिख लो यहाँ पे अच्छे से। प्रोवाइडेड सच रिक्वेस्ट इज मेड नो लेटर देन व्हेन सबमिटिंग इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट, नो लेटर देन व्हेन सबमिटिंग इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट, नो लेटर देन व्हेन सबमिटिंग इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट, नो लेटर देन, ठीक है। प्रोवाइडेड सच रिक्वेस्ट इज मेड नो लेटर देन व्हेन सबमिटिंग इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट on the substance of the dispute, this ensures, अब ये है तुम्हारा conclusion, this ensures that disputes are resolved through arbitration as agreed by the parties rather than through court proceeding। इसको तुम रिवर्स में प्ले करके सुन के अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि अगर ऑलरेडी तुम्हारा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है तो कोई भी एक पार्टी कोर्ट को बोल देगा भैया आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है हमारा ऑलरेडी, तो आप लोग रेफर कर दो, आराम से हम लोग आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में कंप्लीट कर लेंगे वो बोला चीज। समझ में आ रहा है? तो ये तुम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। बहुत ज्यादा ही बवाल हो रहा है सर। हाँ, मैं बवाल ही पर आता हूँ। अब देखो ये हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल मैटर है भाई मेरे, को कहा जाता है इंटीरियम मेजर्स बाय कोर्ट। क्या बताओ? इंटीरियम मेजर्स बाय कोर्ट। सेक्शन 9(1) क्या कहता है? देखो इंटीरियम मेजर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझाओ कि इंटीरियम मेजर्स का मतलब क्या होता है। इंटीरियम मतलब केस सॉल्व नहीं हुआ, बीच में, केस के बीच में कुछ मेजर्स लिया जा रहा है बाय द कोर्ट। केस के बीच में कोई
केस के बीच में ही, केस चल रहा है उसके बीच में कोर्ट ने कोई डिसीजन वगैरह सुनाया। अब डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, पकड़ लो यार, वो जो जिस मुद्दे के ऊपर हम लोग केस कर रहे हैं ना, जिस मुद्दे के ऊपर हम लोग केस कर रहे हैं ना, जिस मुद्दे के ऊपर हम लोग केस कर रहे हैं ना, वो उस मुद्दे को, उस सब्जेक्ट मैटर को, देखो इसको मैं अंडरलाइन भी करवा रहा हूँ, हाईलाइट भी कर रहा हूँ, उस सब्जेक्ट मैटर को प्रिजर्व करना है। क्या करना है? प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व करना है। क्यों प्रिजर्व करना है? क्योंकि पता नहीं वो खराब हो जाए, प्रिजर्व करना है। ठीक है, प्रिजर्व करना है। उसके बाद सिक्योर करना है उस अमाउंट को जो डिस्प्यूट में है। पकड़ लो किसी अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट है, कोई अमाउंट है जिससे डिस्प्यूट हो रहा है, कोई अमाउंट है जिससे डिस्प्यूट हो रहा है, उस अमाउंट को सिक्योर कर दे, कोर्ट सिक्योर करेगा सो दैट वो अमाउंट खर्च ना हो जाए या फिर वो अमाउंट खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए उसको सिक्योर करना है। सबसे पहले सिक्योर करेंगे। क्यों करेंगे सिक्योर? सो दैट आर्बिट्रेशन अच्छे से हो पाए, क्योंकि क्या पता वो खर्च हो जाए अमाउंट। तो इसको सबसे पहले इंटरिम मेजर पास कर देगा। कोर्ट बोलेगा कि यार सुन केस तो ये डिसाइड होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा जो वो गुड है ना उसको तुम प्रिजर्व करो, वरना वो खराब हो जाएगा जब तक तुम लोग केस खत्म करोगे। ठीक है, गुड को प्रिजर्व करो, अमाउंट को सिक्योर करो। ठीक है, डिटेंशन करो, प्रिजर्वेशन करो, इंस्पेक्शन करो एनी प्रॉपर्टी और थिंग विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरियम इंजंक्शन और द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। इंटरियम इंजंक्शन और द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, इसका मतलब क्या होता है सर? समझाता हूं, सुनो। देखो बहुत सिंपल चीज है, इंटरियम इंजंक्शन, ठीक है, और दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। सिंपल चीज है। इंटरियम इंजंक्शन तब पास किया जाता है ना, इंटरियम इंजंक्शन तब पास किया जाता है जब कोर्ट को लगे कि अगर कोई इंजंक्शन, कोई ऑर्डर ना पास किया जाए तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल डैमेज। पकड़ लो कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है या फिर कुछ भी है जिससे दोनों पार्टी जो है ना, पकड़ लो लैंडलॉर्ड रिलेटेड डिस्प्यूट भी है, पकड़ लो फॉर एग्जांपल, उसमें भी आर्बिट्रेशन घुसाएंगे। हाँ घुसा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी मैटर में आर्बिट्रेशन घुसा सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो टेनेंट जो उस लैंडलॉर्ड के घर में रहता है, उसको उससे रिलेटेड कोई झगड़ा है कि उसको निकालना है, तो दोनों के बीच में झगड़ा है, कोर्ट के पास गए। अब वो जो है आर्बिट्रेशन की मदद से वो लोग सॉल्व करेंगे इस मैटर को। अब हुआ ये, आर्बिट्रेशन की मदद से सॉल्व करेंगे इस मैटर को, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हुआ ये कि ये जो लैंडलॉर्ड है ना, जब तक आर्बिट्रेशन का डिसीजन सुनाया जा रहा है, इस बंदे को या फिर इन लोगों को जो टेनेंट है उनको घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। बोला कि जब डिसीजन आएगा तब आएगा, अब तुम लोग निकलो घर से। तो अगर वो लोग घर से निकल गए तो वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा ना। इससे रिलेटेड कुछ भी एग्जाम्पल तुम सोच लो दिमाग में, जो डैमेज को रोकने के लिए, जो डैमेज बाद में ठीक नहीं किया जा सकता, रोकने के लिए कोई ऑर्डर पास किया जा रहा है। समझ में? इंटरिम इंजंक्शन, समझे? एक प्रकार का तुमको ये प्रिजर्वेशन वगैरह, सिक्योरिंग, यही मतलब उसी दिशा में जो है ये वाला भी ऑर्डर पास किया जाता है। और नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। इसका मतलब ये होता है दो पार्टीज है, दोनों के बीच में एक न्यूट्रल पार्टी को चूज किया जाता है, एक न्यूट्रल बंदे को चूज किया जाता है जिसके पास वो अमाउंट या फिर कुछ भी जो है देने लायक, जिससे रिलेटेड वो सब्जेक्ट मैटर, जिससे रिलेटेड वो झगड़ा हो रहा है, वो इस न्यूट्रल बंदे के पास चला जाए। समझ में आ रहा है? वो इस न्यूट्रल बंदे के पास चला जाए सो दैट जब डिसीजन बाद में खत्म होगा तब इस न्यूट्रल बंदे से वो प्रोडक्ट लेके या फिर वो सब्जेक्ट मैटर लेके जिस भी पार्टी के फेवर में डिसीजन आया होगा उसको दे दिया जाए। समझ में आ रहा है? समझे? ये दो समझ में आ चुके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड लास्ट में पार्ट है वो सच अदर इंटरियम मेजर्स, जो कोर्ट को सही लगे, सच अदर इंटरियम मेजर्स जो कोर्ट को सही लगे। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम बवाल। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्लास हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे, बहुत बवाल मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स ना, एकदम कंसेप्चुअल पोर्शन है, जो भी मैंने तुमको समझाया होगा वही है यहाँ पे, और सिर्फ इसको मार्किंग करके लेकर जाना है, बस खत्म। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स तुम खुद कर सकते हो, ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन करवा दूंगा, ये वाला पोर्शन एक्सप्लेन करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आज की वीडियो में इतना भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।